अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और हमारे साथ हैं वसीम अल्ताफ साहब। बहुत शुक्रिया सर, आज आप आए हैं और आज डेफिनेटली हम लोग ज़रा गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर पे बात करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शंस चल रहे हैं और भारत एतराज़ भी कर रहा है कि इलेक्शंस कैसे हो रहे हैं, और साथ ही आज़ाद कश्मीर में जो इलेक्शंस का कहा गया है 27 जुलाई को, तो हम उस पर भी बात करेंगे। और असल में ये डिस्प्यूट क्या है गिलगित बल्तिस्तान के भी और कश्मीर का भी, जो हम देखते हैं, आपके ख्याल से वो क्या है और किस तरफ को जो है वो पाकिस्तान अपने इश्यूज को लेके चल रहा है? देखिए, ये 15 अगस्त 1947 से पहले ये एक ऑटोनमस स्टेट थी, जो कश्मीर थी, और ये गिलगित बल्तिस्तान भी उसी का हिस्सा थे, और जो आजकल पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर है, ये भी उस रियासत का हिस्सा था। तो ये फिर हुआ ये कि पाकिस्तान जब वजूद में आ गया, तो उस वक्त हमने ये किया कि हमने अपने कबायली और कुछ रेगुलर ट्रुप्स जो थे वो यहाँ भेजे, जिन्होंने इन्फिल्ट्रेशन की और उन्होंने एक इन्वेजन शुरू कर दी। अब कहते ये हैं कि जो महाराजा हरी सिंह था, जो कि राजा था वहाँ का, वो इनडिसाइसिव था कि उसने ऑटोनमस रहना है, उसने पाकिस्तान के साथ एक्सेशन करनी है, उसने इंडिया के साथ एक्सेशन करनी है। तो अब वो कुछ इनडिसाइसिव सा था, अभी तक वो कुछ तय नहीं कर पाया था। तो जब कबायली वहाँ पे गए हैं, इन्होंने इन्वेजन शुरू की है, बाकायदा तौर पे लड़ाई शुरू हो गई और उन्होंने लूटमार भी की वहाँ पे। तो महाराजा घबरा गया और उसने फौरी तौर पे एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया इंडिया के साथ। अब यहाँ से हमारी जो रेगुलर फोर्स भी थी और जो कबायली थे, वो इन्वेड उन्होंने करना शुरू कर दिया था, वो इन्फिल्ट्रेशन हो गई थी और वो काफ़ी आगे तक वो मूव कर चुके थे। अब जब एक्सेशन हो गई इंडिया के साथ, तो फिर इंडिया ने अपने ट्रुप्स जो है वो कश्मीर में भेजे, और फिर अब ट्रुप्स आ गए थे, फिर इंडिया यूएन में गया और एक सीज फायर हो गया। उस सीज फायर के नतीजे में जो इलाके तो पाकिस्तान ने कब्जे में ले लिए थे, वो पाकिस्तान में रहने दिए गए, और जो इंडिया के पास ऑलरेडी थे वहाँ पे, वो इंडिया का एक हिस्सा, इंडिया का उस तरह से हिस्सा तो नहीं, लेकिन वो बहरहाल वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेड एरियाज करार दे दिए गए, और इस पूरे खित्ते को एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी करार दे दिया गया। अब जो इस वक्त सूरत हाल है वो ये है कि जो इंडिया है उसने 2019 में जो इंडियन कश्मीर और लद्दाख का हिस्सा है उसको यूनियन टेरिटरी करार दे दिया है, और वो इंडिया का हिस्सा बन चुका है, यूनियन टेरिटरी है वो। लेकिन पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान को भी, और जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर है उसको इन्होंने उस तरह से पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनाया, इनको प्रोविंशियल स्टेटस भी उस तरह से नहीं दिया। गिलगित बल्तिस्तान जो है वो एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत एक एक टेरिटरी है, और जो कश्मीर है उसको हम कहते हैं ये एक स्टेट है। तो एक तरह से हम कहते हैं कि इनकी अपनी असेंबलीज हैं, और यहाँ पे इनको अपने मामलात खुद तय करने की आज़ादी है, लेकिन दर हकीकत यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो कंट्रोल है वो फेडरल गवर्नमेंट का है, और यहाँ पे हुकूमतें बनाना गिराना, यहाँ की मैनेजमेंट, यहाँ की कम्युनिकेशंस, यहाँ के इन जगहों के फॉरेन रिलेशंस, यहाँ पे ये सारे फॉरेन पॉलिसी ये फेडरल गवर्नमेंट के पास है, और बहुत हैवी प्रेजेंस है पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की इन इलाकों में। तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस ये उतने ऑटोनमस या इंडिपेंडेंट नहीं हैं जितने के आम तौर पे हमारी रियासत क्लेम करती है। जी आरज़ू। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर उसी के साथ साथ जो है अब क्या हम संभाल पाए हैं आज़ाद कश्मीर को वो, या फिर गिलगित बल्तिस्तान को? इश्यूज तो चलते रहते हैं, इस वक्त भी वहां पर प्रोटेस्ट चल रहा है आज़ाद कश्मीर या पीओके जिसे कहा जाता है, वहां पर बहुत जबरदस्त किस्म का प्रोटेस्ट चल रहा है। और यहाँ तक कहा जा रहा है कि वो जो 12 सीट्स
पाकिस्तान की जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जो रखी जाती हैं उसके ऊपर भी वो एतराज़ कर रहे हैं। और डिफेंस मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि जी बड़ा गलत इन्होंने ऑब्जेक्शन किया है और ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, ये इन्होंने पहले भी एजिटेशन हुई थी और उसमें गोली भी चली थी और उसमें कुछ कश्मीरी मारे भी गए थे और 38 मुतालबात थे, 38 उनके मुतालबात थे। तो हुकूमत ने कहा कि हम इसमें से 36 जो है वो मान लेते हैं, 2 के ऊपर एग्रीमेंट नहीं हो सका। अच्छा, अब वो मुतालबात भी अगर आप देखें ना, वो 38 तो वो कोई बहुत बड़े मुतालबात नहीं है। वो एक बंदा हलाक हुआ था, वो कह रहे हैं जी इसके भाई को नौकरी दे दें, फलां जगह पे पुल बना दें, वहाँ पे सड़क बना दें। ये इस किस्म की चीज़ें, बेरोज़गारी नहीं होनी चाहिए और ये इस तरह की चीज़ें थी। अच्छा, लेकिन उसमें 2 मुतालबात ऐसे थे जो कि नहीं माने गए। 38 थे, 36 इन्होंने कहा कि हम मान लेते हैं। अब किस हद तक अमल दरामद हुआ या नहीं हुआ वो एक अलग बात है, लेकिन इन्होंने कहा कि इन प्रिंसिपल हम इससे एग्री करते हैं। 2 मुतालबात जो थे उनमें एक जो था वो इन 12 रिजर्व सीट्स के बारे में था, 12 सीटों के बारे में था। जो 12 रिजर्व नहीं है, ये 12 सीटें जो हैं ये हैं पाकिस्तान के अंदर। यानी ये मसलन गुजरांवाला में भी है, रावलपिंडी में भी है, ये सियालकोट में भी है, लाहौर में भी, इस तरह से 12 सीटें हैं। अब उनकी जो असेंबली है जिसमें कि आप ये देखें कि 44 सीट्स हैं उसकी, और अब टोटल 53 सीट्स हैं उनकी, 53 सीट्स हैं। और अब अब जो जनरल सीट्स हैं 9 उनकी वो रिजर्व्ड सीट्स हैं और बाकी जो हैं वो जनरल सीट्स हैं। अब ये जो 12 सीटें हैं, ये 12 सीटें जो हैं ये बहुत एक अहम रोल प्ले कर सकती हैं हुकूमतें बनाने में, तोड़ने में। और ये सीटें जो हैं ये पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों के अंदर हैं। अब यहाँ पे ये करती हैं मैनिपुलेशन के अपने पसंद के कैंडिडेट्स खड़े किए, कुछ लोगों को लालच दिया, कुछ को धमकियां दी और 12 लोग मुंतखब करवा लिए ऐसे जो कि फेडरल गवर्नमेंट के ख़ास लोग होते हैं। वो फिर वहाँ जब जाते हैं उस असेंबली में तो वो फिर एक बड़ा की रोल प्ले करते हैं हुकूमतें बनाने में, बिगाड़ने में। और वो एक बहुत बड़ा बार्गेनिंग चिप होता है फेडरल गवर्नमेंट के हाथ में। कोई 46 लाख आबादी है पूरे कश्मीर की, जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर है, 46 लाख आबादी। यानी अब समझ ले कि जितनी आबादी फैसलाबाद म्यूनसिपल एरिया की है ना, उतनी पूरे कश्मीर की आबादी है तो बहुत बड़ा रकबे में, लेकिन बिखरी हुई है आबादी उसकी। अच्छा, अब अब इतनी बड़ी आबादी जो है वो उसके लिए यानी आप ये समझ लें कि 33 सीट्स हों और बाकी जो हैं वो पूरे पाकिस्तान में सीटें हों इनकी, और वो जो 12 सीटें पाकिस्तान में हैं वो उनका बड़ा एक क्रूशल रोल हो जाता है। वो कहते हैं जी ये 12 सीटें ख़त्म करें, 12 सीटें जो पूरे पाकिस्तान में इनको ख़त्म करें। कश्मीर के अंदर सीटें जो हैं वो उनको बढ़ाया जाए, क्योंकि जो लोग वहाँ पे रहते हैं, जो उस पूरे इलेक्टरल प्रोसेस से डायरेक्टली मुतासिर होते हैं, उन लोगों को ही राइट होना चाहिए वोट कास्ट करने का और अपने मुंतखब नुमाइंदे चुनने का। लेकिन ये जो 12 सीटें हैं ना, ये एक 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 टूल है फेडरल गवर्नमेंट के हाथ में मैनिपुलेशन का, जिसे वो चाहते हैं कि ख़त्म किया जाए। पहली तो शर्त ये है। दूसरी उनकी शर्त ये है, वो जो 38 डिमांड्स थी उनमें से मैं बता रहा हूँ 36 तो गवर्नमेंट ने मान ली और बाकी 2 रह गई। तो दूसरी उसमें ये है कि जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं यहाँ पे, जो मिनिस्टर्स हैं और जो ब्यूरोक्रेसी है, उनको जो आपने सहूलतें यहाँ दे रखी हैं, जज हैं उसमें, उनकी कोर्ट्स के जजेस हैं, वो सहूलतें ख़त्म की जाएँ, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा चंक जो है वहाँ के रेवेन्यू का वो लोग खा जाते हैं। तो सहूलतें वापस ली जाएँ। और जो कई की गाड़ियाँ रखी हुई हैं लोगों ने,
कई की गाड़ियां रखी हुई हैं और वो उन गाड़ियों को इस्तेमाल करते हैं। यानी आपको मैं बताऊं कि अगर एक बंदा जो है वहाँ पे चीफ सेक्रेटरी, अब देखें ना, चीफ सेक्रेटरी तो पाकिस्तान अपॉइंट करता है, वो वहाँ जाके चार संभाल लेता है। वहाँ का जो आईजी है वो पाकिस्तान से जाता है, वहाँ का ऑडिट जनरल जो है वो पाकिस्तान से जाता है, वहाँ का सेक्रेटरी फाइनेंस यहाँ से जाता है, फिर ये कश्मीर काउंसिल यहाँ बनाई हुई है। तो ये बराए नाम ही आज़ादी है, ये मुकम्मल कंट्रोल है फेडरल गवर्नमेंट का। बाकी जो रही सही कसर है वो हमारी एजेंसियां पूरी कर देती हैं। तो इन हालात में अच्छा, फिर एक और चीज़ आप देखें कि किसी सियासी पार्टी को ये इजाज़त नहीं है कि वो पाकिस्तान से अलहदगी का जो एक मुतालबा है उसे अपने मंशूर में शामिल करें। यानी उसने जो कुछ भी करना है वो पाकिस्तान के अंदर रह के करना है। आप ये नहीं कह सकते कि आपको इंडिपेंडेंस चाहिए। आपने उसी एक दायरे के अंदर रह के आपने पॉलिटिकल एक्टिविटी करनी है। इंडिया में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो थी वो अलहदगी पसंद थी, लेकिन आप देखें कि वो उनको फिर भी इजाज़त थी वहाँ पे काम करने की, उनके साथ नेगोशिएशंस होती रहीं, नाकाम हुई, लेकिन फिर भी उस तरह पाबंदियां नहीं लगी यहाँ। तो अब ये लोग जो हैं ये अलहदगी का मुतालबा ही नहीं कर रहे इस वक्त। ये तो सिर्फ कह रहे हैं जी कि पर्क्स एंड प्रिविलेजेस खत्म करें एक, और दूसरा आप ये 12 सीटें खत्म करें। और हमारी हुकूमत है उसका रिएक्शन देखें कि उन सबको कहा है जी कि ये तो इंडिया के एजेंट हैं, ये तो गद्दार हैं, वो तो बैन कर दिया इन सबको। तो ये बहुत ऑपरेशन है यहाँ पे, इसमें कोई शक नहीं है, बेपनाह ऑपरेशन। सर कई लोग ऐसे भी हैं जिनको मैं पर्सनली जानती हूँ, उनका ताल्लुक जो है वो आज़ाद कश्मीर या पीओके से है, तो वो तो कहते हैं कि जी जो हमारी असल में पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो वहीं की हैं कश्मीर की, उनको ही आगे आने नहीं देते, कि वो लोग जो वहीं रहते हैं जिनको वहाँ के इशूज का पता है या जिनका हक है, उनको उन पार्टीज को ये साइड पे कर देते हैं और उसके वजह अपनी मर्जी की कोई लेकर आ जाते हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो चाहे पीएमएलएन हो। लेकिन सर वहां पे इन्होंने कोई डेवलपमेंट का काम भी इन्होंने कोई नहीं किया कश्मीर में, जबकि दूसरी तरफ भारत ने बहुत काम किया, भारत ने बहुत पैसा अपने कश्मीर में लगाया। देखिए ना, 2009 में मरकज में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो वहाँ भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन गई। 2014-15 में ये इधर इनकी हुकूमत थी, पीएमएलएन की थी, तो वहाँ पे भी पीएमएलएन की हुकूमत बन गई। उसके बाद फिर जब इमरान खान आया तो वो इमरान खान की हुकूमत बनी और वो फारिग हुआ है तो साथ ही वो भी तोड़ फोड़ दी गई। तो ये तो ऐसे ही करते हैं ना, ये तो जो यहाँ इस्लामाबाद में बैठा हुआ है और फिर जो उसकी बैक पे जो इदारे हैं और जो लोग हैं वो सारे मिलजुल के वहाँ पे हुकूमतें बनाते हैं, हुकूमतें गिराते हैं, मैनिपुलेशंस करते हैं। अब देखें आज़ाद कश्मीर, वो जो गिलगित बल्तिस्तान में भी इलेक्शन हो रहा है आज, उसमें जनाब आधे से ज्यादा जो कैंडिडेट्स हैं वो आज़ाद हैं। वो आज़ाद हैं, वो इसलिए आज़ाद हैं क्योंकि वो पीटीआई जो है उसको इलेक्शन लड़ने ही नहीं दिया गया कि वो एक खास एक सिंबल के तहत वो इलेक्शन लड़े, एक इलेक्शन सिंबल उनको अलॉट किया जाए और वो लड़े, वो उनको दिया ही नहीं गया। ऑपोजिशन के लीडर्स जो हैं उन्होंने अगर मूव करना है गिलगित बल्तिस्तान में तो उनको एनओसी लेना पड़ेगा वहाँ पे होम डिपार्टमेंट से, लोगों को एंट्री नहीं करने दी जा रही। अब ये असद कैसर जाना चाह रहे थे तो इन्होंने यहाँ इस्लामाबाद एयरपोर्ट के बाहर वो सिक्योरिटी इदारों ने पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया, एक एक गाड़ी की चेकिंग की और उनको नहीं जाने दिया, और उसके नतीजे में दर्जनों लोगों की फ्लाइट्स मिस हो गई जो एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे, नहीं एक बंदे को रोकने के लिए। तो वहाँ पे इस वक्त मुकम्मल जो है वो कह लें कि मैनिपुलेशन हो रही है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है, ये सब किया जा रहा है। और फिर हम कहते हैं जी कि हक खुद इरादियत दिया जाए दूसरी तरफ तो आप इनको भी दे देना हक खुद इरादियत थोड़ा सा। लेकिन अब तो लोगों की समझ में आने लगा है सर, जो कुछ गड़बड़ ये कर रहे हैं इलेक्शन के दौरान। और जैसे मैंने पहले कहा था कि भारत तो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस पर भी सवाल उठा रहा है,
कि यहाँ पर ये कैसे करवा रहे हैं? वो उनका जो है ना, वो कहते हैं जी कि ये चूंकि एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, और डिस्प्यूटेड टेरिटरी में इलेक्शंस कोई माने नहीं रखते। उनका ये स्टैंड है कि ये बल्कि वो तो कहते हैं जी कि ये भारत का हिस्सा है। वो तो ये भी कहते हैं जी कि ये भारत का हिस्सा है, और उसको वो पीओके यानी कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर ऑक्युपाइड कहते हैं। कश्मीर। और गिलगित बल्तिस्तान भी, चूंकि वो भी जो रियासत कश्मीर हुआ करती थी पार्टीशन से पहले, उसका हिस्सा था। तो वो कहते हैं जी कि अभी चूंकि इनकी आईनी हैसियत तय नहीं हुई, लिहाजा यहाँ पे इलेक्शन करवाना बिल्कुल बेमानी है, और इलेक्शन इसलिए वो तस्लीम नहीं करते। वो कहते हैं जी कि जो लोग इस इलेक्शन के नतीजे में आएंगे असेंबली में, उनकी अपनी लेजिटिमेसी पे एक क्वेश्चन मार्क होगा, तो वो तो तस्लीम नहीं करते इस चीज को। जी। लेकिन सर, पाकिस्तान अपनी तरफ से इन जगहों को, चाहे वो कश्मीर का एरिया हो, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान है, वहां के लोगों के दिल में अपनी जगह नहीं बना पाए, ऐसा कुछ नहीं कर पाए कि जिससे कि वो लोग बड़े खुश होकर कहें कि हाँ जी, हम पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं। उनको तो जहां मौका लगता है वो कहते हैं भाई हमें रहना ही नहीं है। तो उसमें ज्यादा जो गलती लगती है वो तो पाकिस्तान की स्टेट की लगती है कि उन लोगों को जो उनके राइट्स हैं वो नहीं दिए जाते, वहां पे कोई डेवलपमेंट का काम नहीं होता, एयरपोर्ट वहां का जो है नहीं चल रहा, कश्मीर का तो खास तौर पे। तो ये तमाम चीजें जो है, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए आगे जाके मुश्किल हो सकती है? देखें, प्रॉब्लम्स तो बहुत बढ़ गए हैं। देखें, अभी हम कहते रहे जी कि जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर है उसमें इंटरनेट बंद कर दिया गया है। तो इन्होंने जो इंटरनेट बंद कर दिया है, अभी आज इस वक्त ये है कि इस वक्त हाँ, रावला कोर्ट में ठीक ठाक हंगामे हो रहे हैं इस वक्त। और इंटरनेट बंद है पूरे कश्मीर का, पाकिस्तान साइड पे। बंद है, हाँ, और बंद है। रावला कोर्ट में हंगामे हो रहे हैं। आज़ाद की तरफ जो है लोगों ने जुलूस निकाला हुआ है, लेकिन सोशल मीडिया उन्होंने बंद कर दिए हुए बिल्कुल इस वक्त। तो अगर ये ऑटोनॉमी सही मानों में देते कश्मीर को और गिलगित बल्तिस्तान को, और वहाँ की जो लोकल जो लीडरशिप है उसको अलाउ करते कि वो ऊपर आएँ और आके वो हुकूमत करें, और उनको ऑटोनॉमी देते, वहाँ पे डेवलपमेंट फंड्स देते, वहाँ पे तरक्की होती, लोगों को रोज़गार मिलता, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता, तो फिर लोग इतने मायूस ना होते फेडरल गवर्नमेंट से। फिर हमारा एक अच्छा उनके साथ एक ताल्लुक होता, एक रिश्ता होता। लेकिन हमने शुरू से ही हमने कोशिश की, हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने कोशिश की कि हर जगह पे अपने मजबूत पंजे गाड़े जाएं। अब ये चीज़ जो है ये एक वक्त तक तो चलती है, लेकिन उसके बाद फिर इसके जो मनफी असरात हैं वो सामने आने लगते हैं, और वही हम देख रहे हैं। अभी आज देखें ना कि अब पूरे कश्मीर में इंटरनेट बंद है, पूरे कश्मीर में इस वक्त रेंजर्स डिप्लॉयड है, पुलिस पंजाब से गई है जाके वहाँ पे। अगर वो लोग इतने ही आपके आप समझते हैं कि आप पे वो ट्रस्ट करते, तो फिर आपको क्या ज़रूरत थी इतनी हैवी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट की वहाँ पे कश्मीर में। और इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज बंद करने की क्या जरूरत है? क्या ज़रूरत थी? तो मतलब हालात ठीक नहीं है वहाँ पे, और यही हाल वहाँ पे है गिलगित बल्तिस्तान में। वहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं, लेकिन भरपूर मैनिपुलेशन की जा रही है। तो ये चीज़ें जो होती हैं वक्ती तौर पे, तो ये मतलूबा नताइज हासिल हो जाते हैं, लेकिन वो शॉर्ट टर्म होते हैं, उसके बाद फिर दोबारा वो हालात बिगाड़ की तरफ जाते हैं। जी हाँ। लेकिन सर, अगर इनसे कुछ कहा जाए, मैं लास्ट में जरूर पूछना चाहूंगी, अगर इनसे कुछ कहा जाए कि जी आपने वहाँ हालात खराब कर रखे हैं, या आपने इंटरनेट बंद कर दिया, मोबाइल सर्विस बंद कर दी, या वहाँ के लोग खुश नहीं है, या वहाँ पे कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा, तो ये हर चीज में भारत का नाम ले देते हैं, जी भारत की वजह से ऐसा हो गया। तो आपको हाँ, लगता है कि ऐसा करके ये निकल पाएंगे?
आप ये देखें ना, अभी वो एक अबसार आलम है, साफी बना हुआ है यहाँ पे, तो अब वो कह रहा है जी कि ये इंडिया करवा रहा है, ये इंडिया है या जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो है कश्मीर की, उसके पीछे इंडिया है। तो फिर उससे आप ये पूछें कि यार वो जो तुम्हारे ऊपर फायर हुआ था यहाँ पे इस्लामाबाद में, जब तुम वो वॉक कर रहे थे पार्क के अंदर, तो वो भी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के किसी बंदे ने किया था या कोई रॉ का एजेंट आया था इंडिया से तुम्हें गोली मारने के लिए? जरा उसका भी बता दो। और वो जो तुम्हें फोन पे धमकियां मिली थी, जिनका तुमने कई दफा जिक्र किया, वो भी कोई रॉ का चीफ तुम्हें धमकियां दे रहा था या कोई जॉइंट एक्शन कमेटी का बंदा था? वो भी जरा बता दो। तो अब अफसोस होता है कि लोग जो हैं वो टाउटगिरी शुरू कर देते हैं इस तरह से, और जानते बूझते हुए, यार आप क्या बात कर रहे हो यार, जो हमारे यानी जिनको आप कश्मीरी भाई कहते हैं, आपकी जुबान नहीं थकती उनको कश्मीरी भाई कहते हुए, मजलूम कश्मीरी भाई, आप उनको कह रहे हो कि वो किसी दूसरे मुल्क के एजेंट हैं, वो गद्दार हैं। यार आपको शर्म आनी चाहिए इस तरह की बात करते हुए। आपको शर्म भी नहीं आती यार ऐसी बातें करते हुए? यार आप उनसे इख्तलाफ करो, आप उनको बताओ कि यार ये ऐसे नहीं ऐसे है, लेकिन एक बंदे को ब्रांड कर देना, लेबल कर देना, जी ये तो जी एजेंट है किसी और ताकत का। सर ये डबल स्टैंडर्ड्स तो हर वक्त चलते हैं पाकिस्तान में, गिलगित बल्तिस्तान को लेकर भी, कश्मीर को लेकर भी, केपीके को लेकर भी, या अफगानिस्तान के लोगों के लिए। सर हर वक्त डबल स्टैंडर्ड्स क्यों इतने ज्यादा है? बस वो डबल स्टैंडर्ड तो मेरा ख्याल है छोटा लफ्ज है, ये तो इन्होंने कोई 8 10 स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं कि जनाब कश्मीर का मामला हो तो फिर तो जनाब वो वहाँ पे कोई और स्टैंडर्ड होगा। अच्छा जी, अगर लेट से कि आपने कहीं पे लेट से कब्जा कर लिया है जाके, तो वहाँ पे आपने भी तो कब्जा किया था ना कश्मीर के ऊपर 47 में, आपने कब्जा किया था वहाँ पे, फिर आपका दूसरा स्टैंडर्ड होगा। तो ये कई स्टैंडर्ड्स हमने बनाए हुए हैं, वो फिर वो निकाल लेते हैं, वो मुख्तलिफ कोनों में रखे हुए हैं स्टैंडर्ड्स, जो स्टैंडर्ड तय करना हो जब सूट करता है, जो इन्हें सूट करता है उस हिसाब से कर लेते हैं, हिसाब से कर लेते हैं। अब देखें ना, ये क्या क्या रियासत है कि अमेरिका का सदर जो है वो हमारी बड़ी तारीफ़ें कर रहा है, और हाल ये है कि पिछले 1.5 साल से पाकिस्तान में अमेरिका का सफ़ीर ही नहीं है। यानी पाकिस्तान की ये अहमियत है कि अमेरिका का सफ़ीर ही नहीं है पाकिस्तान में, और कोई हमारा बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, सहाफ़ी और वज़ीर ऐसा नहीं है जिसने अमेरिकी, वो जो एक खातून यहाँ पे सफारतकार है उसके साथ जाके अभी तस्वीर नहीं खिंचवाई, ऐसा ही है। और वो तस्वीरें आप ट्विटर के ऊपर लगा रहे हैं कि जी ये मेरे साथ भी ये खड़ी है, और मेरे साथ भी खड़ी है, और मेरे साथ भी खड़ी है, और ये और खिले जा रहे हैं, फटे जा रहे हैं, जैसे कहते हैं ना, एक तरह से खुशी के मारे। हाँ हाँ, वो तो उनका बस चले तो वो जो उस खातून के साथ वो जो चार्ज डी अफेयर्स है, उसके साथ जो तस्वीरें खिंचवाई हैं, वो उनको छापा खाने में छपवा के किराए पे जहाज लेके पूरे इस्लामाबाद पिंडी के ऊपर जहाजों से वो फेंके नीचे कि सारे लोग देखें कि मैं इसके साथ खड़ा हूँ। एक हमारे मिनिस्टर है, वो उस अमेरिकन सफीर का वो जो खातून है उसका हाथ ही नहीं छोड़ रहे थे, उसने बड़ी मुश्किल से हाथ छुड़वाया। और एक और हमारे मिनिस्टर साहब हैं, वो अक्सर ही उनके साथ बैठे दिखाई देते हैं, हर कुछ दिन के बाद उनका फोटो आता है कि इनके साथ मुलाकात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, ये नहीं बताया जाता। लेकिन अगर आप देखें तो हर 10-12 दिन के बाद वो बैठे होते हैं उनके ऑफिस में, या वो उनके ऑफिस में, ये तमाशा चल रहा होता है। जिन लोगों की ये प्रायोरिटीज हों कि अमेरिका की चार्ज डी अफेयर्स के साथ मेरी तस्वीर आ जाए और लोग देख लें, तो उन लोगों का क्या कैलिबर होगा, और उन लोगों ने मुल्क के लिए, कौम के लिए क्या करना है। तो यही वो लोग हैं जो इस वक्त सारे मामलात को देख रहे हैं, ये कश्मीर में भी, गिलगित बल्तिस्तान में भी, और इन साथ वो लोग भी हैं जिनको हम नामालूम अफराद कहते हैं। तो ये सारे मिलकर इस मुल्क को चला रहे हैं इस वक्त। जी, लेकिन
पता नहीं सर इन लोगों को कब अकल आएगी, आज आ तो जानी चाहिए, क्योंकि सबके सब जो है वैसे नहीं है कि बिल्कुल कोई नए हैं, सबके सब बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन बहरहाल शायद जानबूझ के इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।